साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों बिहार के पटना और देश की राजधानी दिल्ली से छन कर बड़ी खबर सामने आ रही है। वो खबर ये है कि नीतीश कुमार बड़े फैसले ले सकते हैं या लेने जा रहे हैं। अब ये खबर में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार को भी दरअसल पता नहीं होता कि वो क्या निर्णय शाम में ले लेंगे। सुबह तक कहीं और चाय पी रहे होते हैं और शाम को गलवैया किससे करेंगे वो उन्हें खुद पता नहीं होता। यानी कि इतना चुप्पे चाप वो निर्णय लेते हैं। अब ये निर्णय क्यों लेने जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, पृष्ठभूमि क्या है और आगे क्या वो सोच रहे हैं, ऐसी बातें क्यों कही जा रही हैं? क्या ये सिर्फ अफवाह है या खबर के पीछे दम है, तर्क है जो इस खबर को वजन देता है? तो इन्हीं सब मुद्दे पर दोस्तों आज बातचीत की जाए। लेकिन इससे पहले साथियों हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और सब्सक्राइब के बगल में ही ज्वाइन बटन है उसे दबा लें आप। थोड़ी बहुत राशि साथियों भुगतान करनी होगी, वह जीटी रोड लाइव के लिए आपकी मदद होगी, हम उसके आभारी रहेंगे। और साथियों वीडियो शेयर किया कीजिए, लाइक कमेंट भी किया करें। तो साथियों चलिए अब बात करते हैं। और फिर वही हमारे साथ हैं नौजवान पत्रकार साथी सरफराज कुरैशी। प्रबुद्ध बना है, अच्छी पकड़ रखते हैं, उनका अपना भी यूट्यूब चैनल है न्यूज स्टॉपेज। तो साथियों चलिए अब बात करते हैं। बिहार में क्या हो रहा है, क्या बिहार में फिर कुछ बदलाव की सुगबुगाहट दिख रही है? तो इस बारे में जानकारी सीधे सैयद शहरोज कमर साहब से ही लेते हैं। देखिए नीतीश कुमार हालांकि आजकल चाणक्य जो है अमित शाह कहे जाते हैं, लेकिन हमारा मानना इतिहास याद रखेगा, विशेषकर बिहार की राजनीति में, कि अगर कोई चाणक्य हुआ तो नीतीश कुमार। ऐसा चाणक्य जिसे हर कोई अपने साथ लेना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि दरवाजे बंद है नीतीश कुमार के लिए, आराम से ले लिया। और दूसरा जो आरजेडी जो है उनके नेता तेज प्रताप बाबू, वो कहते थे पलटू राम, फिर चले गए तो वही चाचा वही चरण स्पर्श। तो ऐसे चाणक्य अभी कहा जा रहा था कि इनकी राजनीति खत्म हो गई नीतीश कुमार। अब बता दिया इन्होंने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 17 से 5 सीट घटे 12 पर आ गए, 12 सीट मिली मतलब, और ये 16 में इनको 12 सीट मिली। ये फायदे में रहे कौन? नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी। और आज ये सरकार में शामिल है और इनको विधानसभा चुनाव में जाना है और अपनी फिर ताकत दिखानी है, शक्ति प्रदर्शन करना है। और ये लगातार विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं, आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें। अब क्यों कर रहे हैं देखिए बताता हूं। इसलिए कर रहे हैं कि ये चाहते हैं विधानसभा चुनाव में जाना, ताकि जनता को वो बता सके कि देखिए हम बिहार हित के लिए जो है हम इधर उधर होते हैं, मेरा कोई स्वार्थ दरअसल होता नहीं है, हम बिहार के हित के लिए, जनता के हित के लिए। देखिए हम एनडीए के साथ इसलिए गए, इन लोगों ने वादा किया था कि हमें विशेष पैकेज देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, इसीलिए हम इनके साथ गए। और अगर दे दिया तो बल्ले बल्ले, नहीं दिया तो भी बल्ले बल्ले, क्योंकि दूसरा गठबंधन तो तैयार है ही दूसरी पार्टी इनको अपने साथ लेने के लिए, क्योंकि हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। मैंने आपको कहा कि इतिहास याद रखेगा कि ऐसा चाणक्य कोई हुआ नहीं। लेकिन इसके साथ एक और पेज है सरफराज भाई जी, वो ये है कि सिर्फ नीतीश कुमार ही विशेष राज्य का दर्जा की मांग नहीं कर रहे हैं। अब जो बिहार से आने वाली एनडीए की दूसरी घटक पार्टियां हैं, जैसे कि चिराग पासवान की ये पार्टी, वो भी सुर में सुर मिलाने लगी है नीतीश कुमार के साथ कि विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए हमें। विधानसभा चुनाव को लेकर ही उनका भी मामला होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल उनको भी तो विधानसभा चुनाव में जाना है, उनको विधानसभा चुनाव में जाना है। देखिए हमेशा क्या होता है, प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति होती है हर दौर में जी। तो इधर आपने देखा होगा कि अभी एक मुद्दा छाया हुआ है उत्तर प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि भाई कांवड़िया यात्रियों के रास्ते में जितनी आने वाली दुकान है, दुकानदार अपना अपना नाम लिख लें, नेम प्लेट टांग लें। इसे बड़ा भेदभाव वाला निर्णय बताया जा रहा है योगी सरकार का।
तो इसको लेकर एनडीए के घटक दल है हमलावर हो गए। जदयू के जो है हमलावर उनके केसी त्यागी, उनका बयान आ गया, और जो चिराग पासवान का बयान आ गया। जयंत चौधरी हैं, चौधरी चरण सिंह के पोता हैं, उनकी पार्टी लोकदल, उनका बयान आ गया। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। लेकिन चाणक्य तो दिल्ली में भी है, भाजपा के पास भी तो चाणक्य है। अब वो सीधे सीधे डराने लगी अमित शाह जी। अब आप पूछेंगे कैसे डराने लगी है? देखिए, उनके खास अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी, सेक्रेटरी लेवल के संजीव हंस, नीतीश कुमार के करीबी बताए जाते हैं। और उनके एक और करीबी है नेता है गुलाम यादव जी। दोनों क्या लगातार छापेमारी ईडी के होने लगी। अब कहा जा रहा है कि इसका सिरा कहीं वहां ना मिल जाए, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास पर। अच्छा, तो उधर वो जो चाणक्य दिल्ली वाले अमित शाह साहब हैं, उधर प्रेशर डाल रहे हैं ताकि इधर प्रेशर ना डाल सके विशेष पैकेज के लिए। क्योंकि आपने जिक्र किया बजट सत्र का 23 से शुरू हो रहा है जी, और अब इसी में तय होना है कि वो या विशेष राज्य का दर्जा दे या विशेष पैकेज दे। अब इसी में फंड बजट में तय होना है। अब देते हैं या नहीं देते हैं, इसके बाद फिर देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन ईडी आमतौर पर जी पूरे देश में आम लोग भी जानते हैं कि ईडी अधिकतर उन राज्यों में छापेमारी कर रही है या करती रही है, भाजपा के शासनकाल में खास करके कहा जाता है कि जहां विपक्ष की सरकार बनी हो, जहां भाजपा से संबंधित सरकार नहीं हो, एनडीए की सरकार नहीं हो। लेकिन आप बता रहे हैं कि अब बिहार में भी एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपनी मांग को लेकर लगातार दबाव बनाए हुए भाजपा में, वहीं भाजपा की ओर से भाजपा ही कहते हैं ईडी को भी, तो ईडी भी इधर छापेमारी कर रही है। तो ये एक अलग सीन दिखाई दे रहा है। तो क्या इसका असर कहीं केंद्रीय गठबंधन में तो नहीं पड़ सकती? हाँ, यही तो मैं कहा आपसे कि दोनों तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल चल रहा है। अब देखिए, बड़ा आसान नहीं है बिहार को विशेष पैकेज देना, विशेष राज्य का दर्जा देना, क्योंकि मांग की लंबी फेरिस्त जो है वो दूसरे जो घटक दल हैं, यानी कि चंद्रबाबू नायडू की ओर से भी मांग हो रही है। तो फिर वो भी मांग करेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, विशेष पैकेज दीजिए जी। अब तक 9 राज्य को इस देश में दिया जा चुका है विशेष राज्य का दर्जा। तो फिर अगर इन 2 राज्य को और दे देंगे तो फिर और जो दूसरे राज्य हैं वहां से भी फिर मांग आने लगेगी, बिल्कुल आएगी। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? लेकिन दूसरी तरफ मजबूरी है कि सरकार भी चलाना है मोदी जी को। तो गले की हड्डी है दोनों के लिए, इधर भी है उधर भी है, करे तो क्या करे। और इसीलिए वो प्रेशर पॉलिटिक्स हो ईडी के छापे। और एक और खबर आपको बता रहा हूं सरफराज भाई, वो ये कि एक सप्ताह पहले पटना में तेजी से ये खबर चली, अब अफवाह थी या खबर थी, कहा जाता है ना कि कहीं ना कहीं मतलब चिंगारी होगी तभी तो धुआं उठता है जी। वो ये था कि 11 सांसद जो जदयू के हैं उनके संपर्क में अमित शाह, तो इससे डरे हुए हैं नीतीश कुमार कहीं ऐसा ना हो भाई कि फोड़ लिया जाए हमारे सांसदों को ही। लेकिन बड़ा फूक फूक कर कदम रखते हैं नीतीश कुमार और सब समझते हैं। आपको याद होगा उनके आरसीपी सिंह नेता थे जो पिछली बार सरकार जिसके कारण से बदलकर आरजेडी के साथ गए थे। यही आरोप था कि भाजपा जो है उनके विधायकों को तोड़ रही है। जी हाँ, पार्टी को तोड़ने में लगी है। हाँ, उन्हीं से जुड़ी हुई थी। दूसरी खबर एक और है भाई सरफराज जी, वो ये है कि वो आजकल अपने नवादा गांव में पड़े रहते थे आरसीपी सिंह जी। अब जिनका निर्देश मिला, दिल्ली का निर्देश मिला है कि उनको कुछ सपना आया है, वो आजकल पटना में डेरा डाले हुए हैं और जदयू के विधायकों से भी लगातार संपर्क वो कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या खेल करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी या जदयू या आरजेडी, पता नहीं। लेकिन एक बात बड़ा अच्छा आपने इशारा किया कि अपराध लगातार बढ़ रहा है बिहार में। हाँ, और आरजेडी खामोश। सिर्फ उसको लेकर खामोश नहीं, एक और मामला जो देखिए, नीतीश चाचा के करीबी के यहाँ छापे पड़ रहे हैं ईडी के। हाँ, उस पर भी खामोश है। बिल्कुल, ईडी के छापेमारी हो रही है। हाँ, तो जहां मुखर हो जाना चाहिए था जी, विपक्ष के रोल में आना चाहिए था जी, तो ये कहीं ना कहीं खामोशी कुछ
संकेत देती है, अंदर खाने की कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, संकेत देती है। और आपको एक बयान याद होगा, अभी आरजेडी ने अपना स्थापना दिवस कुछ दिनों पहले मनाया इस पखवाड़े में जी। तब लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के सुप्रीमो है, उन्होंने कहा कि अगस्त के बाद सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल। अब उनका क्या गणित है, अब लालू जी जाने और नीतीश कुमार जाने। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, तमाम अटकलबाजियों और तमाम विरोधाभासों के बावजूद दोनों अच्छे मित्र हैं आज भी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। पटना में कहा जाता है कि इनके बीच कभी भी संवाद खत्म नहीं होता, फोन पर बीच बीच में बातचीत होती है। हाँ, लालू प्रसाद की नीतीश कुमार की होती रहती है। अब क्या खेल होने वाला है ये देखने की बात होगी। बजट सत्र देखने दीजिए, है कि नहीं। उसके बाद फिर ये भी होना ही है, अगस्त तो आने ही वाला है, ज्यादा दिन अगस्त को है नहीं। लेकिन दोनों तरफ से जो है दबाव है, प्रेशर पॉलिटिक्स। लेकिन आप देखिएगा सरोज भाई कि विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार तेजस्वी यादव कहते रहे थे कि ये पार्टी जो है टूट जाएगी जी, जदयू की पार्टी टूटने वाली है। और वो बहुत दावा करते थे, जैसे अभी आप बता रहे कि लालू यादव ने दावा किया है, उन्होंने कहा कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। तो तेजस्वी यादव भी लगातार दावा कर रहे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में आपने सही कहा कि नीतीश कुमार ने बता दिया कि उनसे बड़ा चाणक्य कोई नहीं है। और लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन भी चाह रहा था कि नीतीश जी इस बार पलट जाए। अब वैसे तो कोई नहीं चाहता कि वो पलटे, लेकिन उनकी चाहत थी कि ये पलटे और इनकी सरकार बन जाए, ये वापस सरकार बना ले। तो क्या नीतीश कुमार पर जिस तरह से लगातार ये तेजस्वी भी कह रहे थे कि सरकार पार्टी टूट जाएगी, अब जो अंदर खाने से चाल चली जा रही है, जैसा सुगबुगाहट हो रहा है, आरसीपी सिंह रेस हो गए हैं, इधर ईडी के छापे मारी पड़ रही है, तो क्या इनका असर आपको विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले तो चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की उसका सपना है कि बिहार में उसका मुख्यमंत्री हो। लेकिन दिक्कत यह है कि उसका जनाधार वैसा बढ़ नहीं पा रहा है। इस बार भी बड़ा खुश थे वहां के स्थानीय नेता, क्षेत्रीय नेता, जितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े बयान देने लगे भारतीय जनता पार्टी के नेता कि अब हमें बाहरी नेता नहीं चाहिए, हमें अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन तुरंत आला कमान का घुड़की मिली। क्या हुआ, भाजपा के जो अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहने लगे नहीं 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 भाई, हम जो है नीतीश कुमार की अगुवाई में ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये तो कह दिया है। और आपको कहा ना चाणक्य है, इनको खुल्लम खेल खेलते हैं नीतीश कुमार। अरे ठीक है, आप नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरा दूसरा पार्टनर तैयार है। आप नहीं साथ आएंगे तो मेरा दूसरा पार्टनर एकदम वहां पसारे पलक पावड़े बिछाए तैयार बैठा स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए। तब उधर चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां भी लेकिन सपना है लालू जी का कि हमारा बेटवा जो है तेजस्वी बाबू, वो कब मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे जीते जी बन जाए। लेकिन नीतीश कुमार बनने दे तब ना। नीतीश कुमार को कहा जाता है, दूसरा पर्यायवाची शब्द उनके लिए कुर्सी कुमार भी कहा जाता है, कि लगता नहीं कि वो कुर्सी को छोड़ेंगे। लेकिन ऐसे राजनीति के मुझे लगता है कि अगर वेंटिलेटर पर भी रहेंगे ना, तब भी चाहेंगे आरजेडी के साथ रहें या भाजपा के साथ रहें, तो दोनों घटक दल चाहेंगे ये भाई रहे, बस रहे, हमारे साथ ही रहे, वेंटिलेटर पर भले रहे। क्योंकि बार बार इधर लगातार कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और क्या नाम है, प्रशांत किशोर है ना जी, प्रशांत किशोर का भी इधर बयान बड़ा चर्चा में है कि उन्होंने कह दिया कि मतलब एक्सपायरी जो है खत्म होने वाली है। किनकी? नीतीश कुमार की। मतलब नीतीश कुमार की एक्सपायरी, वो कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल एक्सपायरी जो है। और दूसरी तरफ उनका इशारा उनके बीमारी की ओर भी, कि दिमाग वगैरह ठीक ठाक रहता नहीं है ना। तो ये पता नहीं ये चुनाव भी लड़ पाएंगे या नहीं लोग, उनका अपना एक आकलन है। लेकिन जब जब उन पर ऐसे इल्जाम लगे हैं, और देखिए कि एक फिनिक्स पक्षी होता है सरफराज भाई जी, और यूनान की मिथक कहानी में, तो उसमें कहा जाता है कि वो पक्षी जो है जल कर मर जाता है। अच्छा। और वो अपनी राख से ही जिंदा हो जाता है। तो वैसे ही नीतीश कुमार है, लाख उनको लोग कहता है कि ऐसे हो जाएंगे, बुरी स्थिति है, इस बार तो एकदम खत्म कहानी, पार्टी टूट जाएगी, है कि नहीं, और ये कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा। उसके बाद देखते हैं कि चुनाव में ज्यादा अच्छा वो प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं। देखिए, आपने प्रशांत किशोर का नाम
ले लिया जी। तो प्रशांत किशोर जदयू में भी थे, पार्टी में भी थे और भाजपा के लिए भी वो काम कर चुके हैं और आरजेडी और जदयू गठबंधन के लिए भी काम कर चुके हैं जी। तो अब जो है वो अपना एक अलग, प्रशांत किशोर अपनी एक पार्टी लेकर भी चल रहे हैं जी। और इस बार विधानसभा चुनाव में कहा जाता है कि वो काफी दमखम के साथ में चुनाव में उतरने वाले भी हैं। अब दो मामले हैं, एक तो आरजेडी ने अपने नेताओं को कहा, अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि इनकी पार्टी से दूर रहे, जन स्वराज से दूर रहे और एक तरफ दूसरी ओर जदयू पर भी वो लगातार हमलावर है, आरजेडी पर भी लगातार हमलावर हो रहे हैं। आपको याद होगा सरोज भाई की नीतीश कुमार ने जब ये चले गए थे तो एक बात उन्होंने कही थी, मैं फिर से याद दिला दूं व्यूवर्स को, कि उन्होंने कहा था कि इनको पार्टी में अमित शाह के कारण ही लिया गया था। तो कहीं ना कहीं भाजपा से उनका कनेक्शन तो बरकरार होगा, तभी तो उनके कहने पर लिए पार्टी में। तो आखिर अपनी पार्टी में अमित शाह की बात क्यों मानी, ये भी सवाल है। तो कई सवाल अभी भी बाकी रह गए हैं और अब जो चुनाव होने हैं इसमें क्या असर दिखता है कि जन स्वराज जो प्रशांत किशोर हैं वो दोनों क्या सभी की कमजोरियां जानती है, कई राजनीतिक पार्टियों के लिए वो काम कर चुके हैं तो उनकी मजबूती भी और कमजोरी भी दोनों से वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। ऐसे में क्या लग रहा है कि बिहार में उनका कितना असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? आपने सही कहा, अमित शाह की बात की और यही सब कारण है। दरअसल एक और कारण है कि जो 2014 में जो मोदी आए और मोदी को बतौर ब्रांड पेश किया गया, इसमें बड़ी भूमिका प्रशांत किशोर की ही थी। उसके बाद कई पार्टियों के लिए इन्होंने काम किया और एक लेवल है कि हर जगह जीती, लेकिन ऐसी बात नहीं, कई जगह जिसके लिए इन्होंने काम किया वो पार्टी हारी भी है। कांग्रेस के लिए भी काम किया था, वो हारी भी है। तो ये है, तो खैर ये खुद कहते हैं कि हमारे हर पार्टियों में संबंध है और उन्हीं लोग से मुझे पैसा भी मिलता है, ये भी कहते हैं वो खुलेआम, जिससे मैं अपनी पार्टी चलाता हूं। लेकिन सीधे सीधे इल्जाम उन पर लगता है कि बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। और इसके पीछे भी एक दो कारण है, वो ये है कि ये पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, बिहार में यात्राएं लगातार कर रहे हैं, बिल्कुल दलित को फोड़ने की और मुसलमानों की। बार बार ये इनके बीच जाते हैं, इन आबादी के बीच वर्गलाते हैं कि आपका कोई नेता नहीं है, आप अपने बीच लीडरशिप पैदा कीजिए, दलित के बीच भी। और अभी कल परसों की बात है भाई सरफराज, पटना में कृष्ण मेमोरियल हॉल में बड़ा मुसलमानों का कॉन्फ्रेंस किया और एक दो जदयू के नेता भी थे जिनकी निगरानी में कार्यक्रम हुआ और चीफ गेस्ट जो थे प्रशांत किशोर। कार्यक्रम तो प्रशांत किशोर का ही था, उस नाम के वो सब चेहरे थे, लेकिन ये समझदारी कहिए कि मुस्लिम तबका पहुंचा नहीं, जैसा उन्हें उम्मीद थी कि अच्छी खासी भीड़ जुटेगी प्रशांत किशोर को सुनने के लिए। हाँ, लेकिन नहीं आए, लोग समझ गए। और आपने जिक्र भी किया कि आरजेडी ने एक पत्र जारी किया था, बिल्कुल, क्योंकि जिला स्तर पर प्रखंड स्तर के जो नेता थे तो वो जा रहे थे और जदयू के भी कई नेता गए हैं, तो लेकिन उनके खेल को अब जनता जो है समझ रही है, ऐसी बात नहीं है। और सवाल ये कि कितना असर डालेंगे वो, नहीं डाल पाएंगे, नहीं डाल मुसलमानों के साथ भी वो कोशिश कर रहे हैं, नहीं डाल पाएंगे, बहुत ज्यादा। उसमें चूंकि मामला ये चल रहा है कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस के अलावा जदयू को भी काफी संख्या में मुस्लिम वोट मिलते हैं और मुस्लिमों के बल पर वो लगातार चुनाव जीतती भी रही। भले ही नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहे या आरजेडी के साथ रहे, उससे उनके वोटरों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नीतीश कुमार के चेहरे पर देते हैं। तो आप जैसा बता रहे कि दलित और मुसलमानों को अपनी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर, तो इसका कितना इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव में आप देखते हैं? नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ना, अभी आपको उदाहरण दिया मैंने कि एक कार्यक्रम में किया, वहां लोग जुटे ही नहीं, तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए अभी क्या है कि दो ध्रुवीय राजनीति हो गई इस देश में। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि पहले कांग्रेसवाद और गैर कांग्रेसवाद की राजनीति होती थी। कांग्रेस दरअसल बड़ी पार्टी हुआ करती थी, तो गैर कांग्रेसवादी यानी कि जो विपक्ष होता था सब एकजुट हो जाते थे, जिसमें चाहे लेफ्ट हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जो भी पार्टी हो। और अभी क्या हो गया, केंद्र में भाजपा बड़ी पार्टी जी। तो अब भाजपावाद गैर भाजपावाद, आपने देखा इंडिया अलायंस क्या है, गैर भाजपाई दल है जो इंडिया अलायंस। नहीं तो कहा जाता था कि वह वैसी वोट काट देते हैं
है ना। कहा जाता था कि मायावती वोट काट देती है, अब जनता समझदार होगी, कहीं पढ़ती नहीं है, उसको पता है कि हमें कहाँ वोट देना है, तो वो वहां वोट देगी। और ये कोई खेल तमाशा जो है प्रशांत किशोर अभी फिलहाल अब तक अभी तो लगता है कि नहीं कर पाएंगे, आसान नहीं होगा। अब 2-3 चीज मैं भूल रहा था सरफराज भाई जी, वो ये कि प्रेशर पॉलिटिक्स की जो मैं बात कर रहा था, हाँ, उसी पर मैं आने वाला हाँ जी, कि एक और दबाव पड़ रहा है नीतीश कुमार पर जी, कि गिरिराज सिंह हमेशा कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं। हाँ, अभी उन्होंने फिर एक बयान दे दिया है कि ये जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए, और जदयू जो है इसका विरोध करती रही, उनको पता है। तो यह सीधे सीधे प्रेशर किस पर है? नीतीश कुमार पर है। हाँ, नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है, वो वेट एंड वॉच कर रही है। और अभी आपको जो मैंने कहा कि बजट सत्र में, तो बजट सत्र में 2-3 मुद्दे उठा सकती है जदयू। एक तो ये स्पेशल पैकेज, स्पेशल दर्जा, अच्छा उसका जातीय जनगणना बड़ा प्रमुख मुद्दा है जी, और ये जो है नीतीश कुमार का एजेंडा रहा। बाद में भले राहुल गांधी ले उड़े उसे, लेकिन प्रमुख एजेंडा भाजपा यहाँ विरोध करती रही है बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जी। तो ये प्रेशर डाल सकता है फिर नीतीश कुमार का जो खेमा है, और इसमें उसको फिर साथ मिलेगा चिराग पासवान का, अब फिर साथ मिलेगा हम पार्टी का, क्योंकि दोनों दलित समाज से आने वाली पार्टी है जी, वो उसका विरोध भी नहीं कर सकती, तो उनका साथ मिलेगा। और उसके बाद जो अभी मैं आपको मामला बताया कि यहां भी लोग देखेंगे, इंडिया अलायंस के नेता को देखना है, ये जो सो कॉल्ड सेकुलर कहते हैं, ये दल जदयू है या चंद्रबाबू नायडू है या हम पार्टी है, चिराग पासवान है या जयंत चौधरी साहब है, ये खुलकर इस मुद्दे पर जो दुकानदारों का नेम प्लेट लगाने वाली बात है, इस पर सदन में आवाज उठाते हैं कि नहीं। मतलब ये है कि सदन में हंगामा होने का, बिल्कुल हंगामा होना है, बिल्कुल हंगामा होगा, और जमकर हंगामा होगा, क्योंकि कई दशक के बाद पहली बार विपक्ष अच्छी खासी संख्या में है, उनके साथ साथ मजबूत है जी जी। तो और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।